तो भाइयों एमएमए कम्युनिटी के अंदर वापस से एक बहुत पुरानी डिबेट छिड़ चुकी है और वो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली डिबेट। और मुझे कहीं ना कहीं पता था यूएफसी 330 में इस्लाम के जीतने के बाद ये गोट वाली डिबेट वापस से स्टार्ट हो जाएगी। जॉन जोन्स कल ट्विटर पे आता है और उसका ऐसा कहना है कि मैं बहुत दिनों बाद ट्विटर पे आया हूँ और इतने दिन जब मैं बाहर था अब अचानक से एक नया गोट बन चुका है। बेसिकली उसने कहीं ना कहीं टॉन्ट करा है इस्लाम महाचेव के ऊपर, क्योंकि यूएफसी 330 के विक्ट्री के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम महाचेव को अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर मिक्स मार्शल आर्ट्स में कंसीडर कर रहे हैं और जॉन जोन्स ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर तंज कसा है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर कौन है, क्या इस्लाम ने जॉन जोन्स को ओवरटेक कर लिया है गोट लिस्ट में। बाकी सारे फाइटर्स के बारे में बात करेंगे, जीएसपी, डिमिट्रियस जॉनसन, सारी चीज आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ भाइयों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। परसों डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में नमो फजील की फाइट हुई थी और नमो फजील ने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग करी थी और उसको एक बहुत ब्रूटल नॉकआउट लॉस लेना पड़ गया था। ट्रैश टॉकिंग उसके ऊपर बैकफायर करी, आप सबने ऑब्वियसली क्लिप्स वगैरह देखी होंगी। लेकिन अब ऐसी अपडेट निकल के आ रही है कि हामजा चिमाएव के टीममेट्स ने यहाँ पर नमो फजील को फाइट के एक रात पहले जब वो वेट कट कर रहा था तब अटैक करा था। 15 से ज्यादा लोग उसके रूम में घुस गए थे और उसको इंटिमिडेट अटैक करा था। और इसमें यहाँ पर हमजा चिमाएव का टीममेट बाइसंगुर सुसुरकाएव का नाम निकल के आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये पूरा माजरा समझाऊंगा, नमो फजील का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, फिर ये चेचन लोगों ने यहाँ पर नमो फजील को क्यों अटैक करा, सारी चीजों के बारे में वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले एक बहुत पुरानी डिबेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर कौन सा है मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर। ऑब्वियसली भाइयों ये एक ऐसा डिस्कशन है और इतना घिसा पिटा डिस्कशन है ना, हर साल जब भी कोई नया फाइटर उभर के आता है उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में डालते हैं। फिर जॉन जोन्स आप बाहर निकलता है, अपनी बड़ाइयां गिनवाता है, उसके बाद लोग उसको सुनाते हैं, फिर जॉन जोन्स उसको सुनाता है, आपस में कंट्रोवर्सी होती है और सेम रिपीटेटिव इसका कुछ आउटकम निकलता नहीं है। अब बेसिकली चलता ये है कि यूएफसी के अंदर जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बहुत लोग कंसीडर करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं, मेरे पीछे मत पड़ जाना कि तू जॉन जोन्स को कैसे बोल रहा है। बस एक बार खुल के सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी एक्कलेट्स है। एक तो वो अनडिफीटेड नहीं है, एक लॉस है वो भी डिस्क्वालिफिकेशन से। सेकेंड थिंग कि वो एक लाइट हैवीवेट डिवीजन में बहुत लंबे टाइम तक अराउंड 9-10 साल तक चैंपियन रहा था और लाइट हैवीवेट डिवीजन उस टाइम पर यूएफसी का ग्लैमर डिवीजन था, उसमें बहुत टफ कंटेंडर्स थे और अलेक्जेंडर गस्टफ्सन, रैम्पेज जैक्सन जैसे फाइटर्स को हराया है उसने। तो ये उसका एडवांटेजेस पॉइंट माना जाता था। और फिर जब वो हैवीवेट में आया तो उसने सिरिल गेन को फर्स्ट राउंड के अंदर ही समिट करके हरा दिया। तो इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो गया था कि जॉन जोन्स यहाँ पर सॉलिडिफाइड था कि वही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर। यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने लिटरली एक साल सारे टीवी इंटरव्यू, सारे मीडिया आउटलेट्स में जाके ये बोला पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर जॉन जोन्स है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन जोन्स है। जिसने यूएफसी फॉलो करा होगा 2024 में उसको पता होगा इस बारे में। बट भाई जॉन जोन्स की काफी सारी क्रिटिसिज्म भी होती है। एट द सेम टाइम ये चीज हम भूल नहीं सकते हैं कि जॉन जोन्स के जो कैरियर है उस पर कुछ ऐसे दाग लगे हुए हैं, चीटिंग के, स्टेरॉइड्स एलिगेशन लगे हुए, उसने ड्रग टेस्ट फेल करे हैं। डैनियल कॉर्मियर के साथ जो सेकंड फाइट थी उसकी वो नो कॉन्टेस्ट हुई थी क्योंकि उसके सिस्टम के अंदर बैंड सब्सटेंसेस निकल के आए थे। अब मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, किसी भी रीजन से निकल के आए हूं, बट वो थे बैंड सब्सटेंसेस। जॉन जोन्स पे यहाँ पर सब्सटेंस यूज करने के लिए बैन लग चुका है और बहुत लोग इसी कारण यहाँ पे जॉन जोन्स को गोट कंसिडर नहीं करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि एक गोट की इमेज क्लीन होनी चाहिए, एक क्लीन फाइटर ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि डोमिनिक रेस ने यहाँ पर जॉन जोन्स को हरा दिया था उस फाइट के अंदर, बट देन अगेन वो बहुत ही फालतू की बात है क्योंकि जजेस के स्कोर कार्ड पे तो जॉन जोन्स जीता था। अब एक्चुअल में बहुत सारी फाइट्स है जिसको आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से तो जीएसपी को जॉनी हेंड्रिक्स ने हरा रखा था, हबीब को टिबाऊ ने हरा दिया था। तो ये सारी क्लोज फाइट्स को हम अलग रखते हैं, इस रीजन से तो बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है जॉन जोन्स का गोट स्टेटस। अब ये तो रही जॉन जोन्स की बात। अब उन्होंने यहाँ पर तंज कसा है इस्लाम महाचेव को और उनका ऐसा कहना है कि मैं कुछ दिन बाहर के गया, यहाँ पर एक नया गोट निकल के आ गया, इस्लाम महाचेव को सब गोट कहने लग गया। और उन्होंने एक फोटो भी शेयर करी जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ टाइटल फाइट्स दिखाई, जॉन जोन्स की कितनी सारी टाइटल फाइट्स हैं। तो ऑन कंपैरिजन अगर आप देखने जाओगे तो जॉन जोन्स की 16 टाइटल विक्ट्रीज है और इस्लाम महाचेव की सिर्फ 7 टाइटल विक्ट्रीज है। और सिर्फ टाइटल विक्ट्रीज, जो टाइटल फाइट्स में विक्ट्रीज यहाँ पर दी गई है, उसको कैलकुलेट करोगे तो इस्लाम महाचेव की रैंकिंग 12th पोजीशन पे आती है 7 टाइटल फाइट
विक्ट्रीज के अंदर। और इस हिसाब से जॉन जोन्स का ऐसा कहना है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। सेकंड नंबर पे जीएसपी, थर्ड नंबर पे डिमिट्रियस जॉनसन। और यही एक चीज है जिसके कारण भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप गोट स्टेटस को क्लियरली डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, कंसिडरिंग क्योंकि यूएफसी एमएमए के अंदर 8 से 9 डिविजन्स हैं। सब फाइटर अलग अलग वेट क्लासेस में कंपीट करते हैं। एक सिंगुलर डिवीजन होता सबका, फिर आपस में फाइट कराई जाती, तब पता चल जाता कि हाँ कौन सा बेस्ट फाइटर है। लेकिन भाइयों क्योंकि इसके अंदर डिविजन्स किए हुए हैं तो आप सिंगुलर एक गोट, एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को कंसिडर नहीं कर सकते। एंड विद दैट बीइंग सेड भाइयों, अब ये भी एक रियलिटी है कि आप इस्लाम महाचेव को डिनाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स ले आना कि इतनी फाइट, टाइटल फाइट की विक्ट्रीज हैं, जॉन जोन्स की 16 है, इस्लाम महाचेव की सिर्फ 7 है, तो इस्लाम महाचेव गोट स्टेटस में नहीं आता, ये भी एक बहुत बकवास आर्ग्यूमेंट है मेरे हिसाब से भाइयों। अगर आप इसको टेक्निकली देखने जाओगे, जॉन जोन्स जैसे फाइटर को बहुत अर्ली अपने कैरियर में टाइटल शॉट मिल गया था। जब वो 21 साल की उम्र में था तभी उसको टाइटल शॉट मिल गया था, उसने टाइटल जीता, उसके बाद उसने सारे डिफेंसेस करे। बट इस्लाम महाचेव जैसे फाइटर को पहले काफी सारी फाइट्स यूएफसी में लड़नी पड़ी, तब जाके टाइटल फाइट मिली। अराउंड 11-12 फाइट की विन स्ट्रीक हो गई थी, तब उनको जाके टाइटल शॉट मिला था। तो हर फाइटर की अलग अलग जर्नी है, इसमें जॉन जोन्स कुछ बुरा नहीं हो गया, इस्लाम महाचेव को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला। दोनों फाइटर्स की अपनी अलग अलग जर्नीज होती है। कुछ फाइटर्स को जल्दी टाइटल शॉट मिल जाता है, कुछ फाइटर्स को लेट टाइटल शॉट मिलता है। बट भाइयों टाइटल हो या ना हो, लेकिन फाइट होती है। अपोनेंट किस तरह का फेस करा है उस तरीके से बात देखनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ अपोनेंट्स देखनी चाहिए। और ये यूएफसी 330 से पहले इस्लाम महाचेव की एक आर्गुमेंट रहती थी कि उसने किसी भी इन प्राइम यंग हंगरी कंटेंडर को नहीं हराया था। बट जिस तरीके से इस्लाम ने इयन गैरी के अगेंस्ट परफॉर्म करा है, उसको नॉकडाउन करना, हाइट रीच डिसएडवांटेज के अगेंस्ट जाके, वेट डिसएडवांटेज के अगेंस्ट जाके भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकालना, कहीं ना कहीं एक क्लियर विक्ट्री स्कोर कर देना, वो भी अपने आप में दिखाता है कि इस्लाम महाचेव को अब डिनाई नहीं किया जा सकता। गोट कन्वर्सेशंस में तो डेफिनेटली इंक्लूड करना होगा इस्लाम महाचेव को। और मैं भाइयों जॉन जोन्स का बहुत बड़ा फैन हूं, बट जॉन जोन्स की ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सिर्फ टाइटल फाइट की विक्ट्रीज को अगर कंसिडर करके इस्लाम महाचेव को 12th रैंक पे डाल दिया जाएगा, ये तो बहुत ही बेकार स्टेटमेंट है। इससे मैं अग्री नहीं करता हूं। इस्लाम ने रिसेंट टाइम्स में जो अचीव करा है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत तगड़ी अचीवमेंट्स। और डेफिनेटली भाई मैं तो ये भी कहूंगा भाइयों, आप सबको सिर्फ एक ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों चूज करना है? सबसे ज्यादा ईगो बैटल इसी चीज में चलती है। जबकि आप सबको पता है कि जॉन जोन्स भी ग्रेट फाइटर है, डिमिट्रियस जॉनसन भी ग्रेट फाइटर था, जीएसपी भी ग्रेट फाइटर था, और एट द सेम टाइम इस्लाम महाचेव भी उसी एशेलॉन में आ चुके हैं। बाकी भाइयों मेरा तो यही मानना है कि एक सिंगुलर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर पिन पॉइंट करना जिससे सारे लोग यूनिवर्सली अग्री करें, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जिसको इस्लाम महाचेव गोट लग रहा है इस टाइम पे, उसको इस्लाम ही गोट लगेगा, चाहे उसको कितना भी समझा दो, कितना भी उसका ओपिनियन चेंज कराने जाओ। और जिसको जॉन जोन्स लगता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, या फिर डिमिट्रियस जॉनसन या जीएसपी, उनको वही फाइटर्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लगेंगे। वो इस्लाम में कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, इस्लाम के जो फैंस है वो जॉन जोन्स के कुछ कमियां निकालेंगे, और ये चीज हमेशा चलती रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि यूनिवर्सली हम किसी एक फाइटर को आज ये 10 साल बाद, 20 साल बाद किसी एक फाइटर को चूज कर पाएंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए, वो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत लंबी, पॉइंटलेस और घिसी पिटी डिबेट है। बाकी भाइयों मैंने आप सबको समझा दिया, अब इसके बाद भी आप सबको ये घिसी पिटी पॉइंटलेस डिबेट में टाइम वेस्ट करना है तो यार मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। अब बाकी भाइयों अब बात करते हैं डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज के बारे में। कल आप सबने देखा होगा कि डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में नमो फजील की एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी, एक ब्राजीलियन ब्रीटो करके एक फाइटर है उसके अगेंस्ट। और इस फाइट से पहले नमो फजील ने काइंड ऑफ कॉनर मैकग्रेगर जैसी ट्रैश टॉकिंग करी थी कि मैं डरता नहीं हूं, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और फाइट के थर्ड राउंड में, इवन वो फाइट कहीं ना कहीं वो जीत ही रहा था, उसके फेवर में ही जा रही थी, लेकिन फाइट के थर्ड राउंड में जो उसका अपोनेंट था ब्राजीलियन, उसने एक हे मेकर थ्रो करा और नमो फजील को नॉकआउट कर दिया। नमो फजील भाइयों बहुत बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था यूएफसी से बाहर। लास्ट टाइम जब इसकी फाइट हुई थी तो फाइट जीत के इसने अरमान सरूकियन को कॉल आउट कर दिया था। अरमान सरूकियन से इसकी फाइट हो गई थी, अरमान भी रिंग साइड में था वहीं पर इसकी फाइट के टाइम पे, तो इसकी अरमान के साथ भी हिस्ट्री थी। इसको यूएफसी के बाहर इसने काफी अच्छी खासी हाइप गेन कर ली थी और सारे लोग इसकी फाइट का वेट कर रहे थे डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में। बट इसकी फाइट में ये नॉकआउट हो गया, हारना भी छोड़ो, नॉकआउट हुआ और एक बहुत ब्रूटल नॉकआउट निकल के आया। और इसके बाद इसकी जो खतरनाक लेवल पर ट्रोलिंग हुई। ऑब्वियसली भाइयों जब कोई ट्रैश टॉकिंग करता है हाइप तो मिलती है, लेकिन अगर आप फाइट जीतोगे नहीं, आपने जो टॉकिंग करी है आप उसको बैकअप नहीं करोगे, तो वो ट्रैश टॉकिंग बैकफायर भी करती है। और नमो फजील की दबा के यहाँ पे ट्रोलिंग चल रही थी। फिर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नमो फजील की तरफ से खुद आया और उसका ऐसा कहना है कि
इस फाइट के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो यूजुअल परफॉर्मेंस नहीं थी, और लोगों ने कहीं ना कहीं नोटिस करा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, और वो रीजन ये था कि नमो फजील की टीम को अटैक किया गया था फाइट से एक रात पहले, जब वो वेट कट कर रहे थे। नमो फजील ने बताया कि वो 12 से 14 किलो का वेट कट कर रहे थे, और वेट कट के जो एंडिंग के 3-4 किलो थे उस टाइम पर उनकी बॉडी पूरी वीक हो गई थी। उनकी बॉडी बेसिकली, जब आप वेट कट करते हो, फाइटर्स बहुत ब्रूटल वेट कट करते हैं, उस टाइम उन पे बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, वो सिर्फ वाटर वेट निकाल रहे होते हैं। और उस टाइम पर नमो फजील के रूम में बाइसंगुर सुसुरकायव 15 और चेचन बंदे लेके आता है, और ये वही फाइटर है जो हामजा चिमाएव की टीम में रहता है। हामजा चिमाएव का बहुत अच्छा दोस्त है। ये नमो फजील के रूम में आता है, नमो फजील को अटैक करता है, और एलिजिडली यहाँ पर 2 चाटे मारता है नमो फजील को। और नमो फजील यहाँ पर ऐसा कहता है कि क्योंकि उसका वेट डिहाइड्रेटेड था और उसकी अगले दिन फाइट होने वाली थी, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि अभी मेरे से मत लड़, फाइट के बाद लड़ना, बट उसने ये फिर भी हरकत करी हामजा चिमाएव के टीममेट ने। और फजील का ऐसा कहना है भाइयों कि इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो 15 बंदे आए, उनको इंटिमिडेट किया, उनको मारा भी, एलिजिडली अटैक भी करा, पुलिस भी आई वहां पे, इसके कारण फाइट से पहले उनका जो मेंटल फोकस था वो पूरी तरीके से हिल गया। वो पूरी रात सो नहीं पाए, उनकी रिकवरी सही तरीके से नहीं हुई, और इसीलिए फाइट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है, ऐसा नमो फजील का कहना है। अब भाइयों इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूं, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ऑब्वियसली भाइयों नमो फजील ने बहुत सारी ट्रैश टॉकिंग करी, और वो उस चीज को बैकअप नहीं कर पाया, उसकी ट्रोलिंग उस चीज पे हो रही है, दैट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, उसने इतना मुंह चलाया, वो हाथ नहीं चला पाया, नॉकआउट हो गया, आप सब ट्रोल कर सकते हो उसको उस चीज के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम भाइयों मैं देखता हूं कि आज के टाइम पे रोना रोते हैं लोग, जितने भी फैंस हैं जो देख रहे हैं कि इंटरटेनिंग फाइट नहीं हो रही है, फाइट के अंदर कोई हाइप नहीं फील हो रही है, बोरिंग फाइटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्रिटिसिज्म हो रही है। लेकिन जब कोई फाइटर ट्रैश टॉकिंग कर रहा है, हाइप बिल्ड कर रहा है, उसको भी अलग लेवल पे हेट किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। आज के टाइम पे यूएफसी को क्या चाहिए? कोई ऐसे फाइटर्स जो हाइप बिल्ड कर पाए, जो ट्रैश टॉकिंग कर पाए, जो एक कैरेक्टर प्ले कर पाए। नमो फजील अपने आप में ही एक कैरेक्टर है, आप देखोगे वो एक कैरेक्टर प्ले करता है। बेसिकली वो कर्डिश गैंगस्टर टाइप ऐसे एक खतरनाक कैरेक्टर प्ले करता है। ऑब्वियसली वो फाइट में बैकअप नहीं कर पाया, ये एक रूल होता है कि आप ट्रैश टॉकिंग कर रहे हो तो उसको फाइट में भी बैकअप करना होता है। बट स्टिल भाइयों मैं नमो फजील से कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट कर सकता हूं, इतनी ट्रोलिंग उसकी बेफाजूल में हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट जरूरी है इस टाइम पर। डेना वाइट कंटेंडर सीरीज की कौन सी फाइट आज तक हमने देखी हो स्पेसिफिकली बैठ के, अनटिल कोई इंडियन फाइटर या कोई अपना फाइटर ना हो, इतनी हाइप एक डेना वाइट कंटेंडर सीरीज के नॉकआउट की आज तक नहीं हुई। नमो फजील ने इस तरीके की ट्रैश टॉकिंग करी, अपना कैरेक्टर बिल्ड करा, तो डेफिनेटली उसके कारण हुई। और ऐसे फाइटर्स यूएफसी में और आने चाहिए थे। हालांकि वो अब यूएफसी में नहीं आ पाएगा फिलहाल के लिए, बट अगर वो यूएफसी में आता है तो काफी अच्छी खासी हाइप लेके आएगा और इंटरटेनिंग फाइट्स पुटअप करेगा। भले जीते ना जीते वो अलग चीज होती है, बट एंटरटेनमेंट तो आता ही है। अब रही बात कि हामजा चिमाएव के टीममेट ने एक रात पहले आके उसको इंटिमिडेट करा, उसको चांटे मारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके कारण उसकी परफॉर्मेंस गई, तो ये भी गलत है भाइयों। नहीं, वो एक एब्सोल्यूट हेमेकर थ्रो करा ब्रिटो ने, जो ब्राजीलियन फाइटर था, और उससे नॉकआउट हुआ है यहाँ पर। उस फाइट वो जो ऐसा पंच था, ये ब्राजीलियंस भाई आप कभी भी एक एमएमए फाइट के अंदर ब्राजीलियन को काउंट आउट नहीं कर सकते हो भाई। वो इनकी मेंटालिटी बहुत अलग लेवल की होती है, ये कुछ भी थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस बंदे ने भी लेजिट एक स्ट्रीट फाइट के अंदर जैसे बंदे पंच थ्रो करते हैं, उसने राइट हुक थ्रो करा, और इसको लगा नमो फजील को कि ये सेफ डिस्टेंस पे, बट ये नहीं था, और वो सीधा ऑन चिन कनेक्ट हुआ और उससे कोई भी नॉकआउट हो जाएगा। तो एक हे मेकर था, वो कनेक्ट हो गया। वंस इन अ लाइफ टाइम हे मेकर्स होते हैं ऐसे जो कनेक्ट होते हैं यूएफसी के अंदर, वो कनेक्ट हो गया और इसके कारण इसका लॉस आया। अब वो 15 बंदे इसको आके मारते नहीं भी होता, अगर सिमिलर पोजीशन में ये पंच कनेक्ट होता तो नमो फजील नॉकआउट ही रहता। बाकी रही बात कि हामजा चिमाएव के टीममेट ने नमो फजील को क्यों अटैक करा, बेसिकली आप सब एक तरीके से मान सकते हो कि जो कर्डिस्तान वगैरह की जो कंट्रोवर्सी निकली थी, नमो फजील अपने आप को एक कर्डिश फाइटर बताता है। एक्चुअल में कर्डिस्तान कोई कंट्री है नहीं, बेसिकली पहले के टाइम पे हुआ करती थी, कोई तो रीजन था ईरान सीरिया वगैरह के अंदर, जो लोग होते हैं, जो एथनिसिटी के लोग होते हैं, उनको कर्ड्स बोला जाता है। और कर्ड्स और चेचन्स के बीच में कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का डिफरेंसेस रहते हैं, और इसी के बीच में इनकी आपस में ऐसे बनती नहीं है। अब एक्चुअल में पॉलिटिकल रीजंस के कारण एक दूसरे को अटैक करा नमो फजील, ऐसे भी बहुत सारी चीजें ट्रैश टॉकिंग में बोलता है। और चेचन्स वगैरह के ऊपर या बायसंगुर सुसुरकायव के ऊपर भी कुछ जरूर बोला होगा हामजा चिमाएव के बारे में, और फाइट के टाइम पे उसको घेर लिया होगा यहाँ पे चेचन्स ने। इस तरीके से चीजें चलती है। मैं तो इन चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ।
ट्रैश टॉकिंग करो भाई, अकेले में जाके रूम में मार के भी क्या फायदा, कैमरा के सामने लड़ो ना। अगर ट्रैश टॉकिंग हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ो, उससे थोड़ी हाइप क्रिएट होती है, आपस में जाके एक दूसरे को मार के क्या ही फायदा होने वाला है। बाकी भाइयों मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिक्स, रिलीजन, एथनिसिटी, इन सबको बहुत दूर रखना चाहिए। फाइटर्स को भी खुद भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और ट्रैश टॉकिंग में भी भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर जहां तक नेसेसरी ना हो इन सारी चीजों को लेके ही मत आओ ट्रैश टॉकिंग के अंदर। हालांकि ट्रैश टॉकिंग की कोई लिमिट नहीं होती, बट इन सारी चीजों से दूर ही रहो भाई, ये सारी चीजें इन्वॉल्व ही मत करो। कॉम्बैट स्पोर्ट्स सबसे रॉ फॉर्म ऑफ इमोशन है फाइटिंग ह्यूमंस के अंदर, और आप एक्चुअली में फाइट करने वाले हो अंदर जाके, तो बाकी सारी चीजें मैटर ही नहीं करती हैं। एक्चुअल में आप किसी को जाके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट कर दोगे, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। और यही यहाँ पर रियलिटीज है कॉम्बैट स्पोर्ट्स की। तो मुझे ऐसा लगता है इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर तो एटलीस्ट ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाइयों जाने से पहले आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। कल अपने चैनल पे 11 बजे एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है। मैंने भाइयों बॉक्सर नीरज गोयत के साथ एक बहुत बढ़िया वॉक अराउंड इंटरव्यू शूट करा है, जिसमें मैंने इंडियन बॉक्सर्स को क्या बेटर करना चाहिए, प्रोफेशनल बॉक्सर कैसे बने, बहुत सारे टफ क्वेश्चंस नीरज गोयत से पूछे हैं। उनकी घर का टूर लिया, उनका हाउस टूर, साथ ही साथ जो उनका नया बॉक्सिंग जिम है उसका टूर बताया। तो कल भाइयों 11 बजे वो पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा अपने चैनल पे। जरूर से आप सब चेकआउट करना और अपने रिव्यूज बताना कि आप सबको इंटरव्यू किस तरीके का लगा। बाकी आप सबका जो भी ओपिनियन होगा इन सारी चीजों के बारे में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।